नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। आप सभी का बहुत ही डिमांड था कि सर फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन लेके आइए, तो फाइनली हम लेके आ चुके हैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का 20 मोस्ट VVI शॉर्ट क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग लगातार पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों, आज के क्लास को आप सभी पहले ध्यान से देख लीजिएगा और क्लास के बाद जो है दोबारा देख के इसका नोट्स भी जरूर बनाइएगा, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में आपका हेल्प हो जाएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छे से ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन का पहला नंबर सवाल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। आपसे पूछ दिया जाए कि बता दो बच्चों, विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र से आप लोग क्या समझते हो। देखो, बड़ा ही आसान सा आंसर दिया गया है। देखो, जितना अगर 2 नंबर का पूछा गया, 2 लाइन में अगर आंसर दे देते हो आप, तो मतलब 2 नंबर का है, 2 लाइन में आंसर चलेगा। देखो, ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसका प्रभाव किसी अन्य आवेश द्वारा अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बड़ा ही आसान सा आंसर है। विद्युत क्षेत्र को जो है हम लोग ई के द्वारा डिनोट करते हैं। इसका मात्रक लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, ई बराबर एफ बटा में क्यू होता है। ई बराबर क्या होता है, एफ बटा में क्यू। फोर्स है तो न्यूटन हो जाएगा और चार्ज है तो कूलम हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम भी मात्रक होता है। और एक इसका मात्रक और भी होता है, और भी लिख सकते हो। और एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हो। बस इतना सा लिखना है और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसको अच्छे से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने दूसरा नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। ये भी अगर आपसे पूछ दे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, तो बड़ा ही सटीक सा आंसर है कि विद्युत क्षेत्र में यदि कोई सूक्ष्म धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वो जिस पथ से होकर चल रहा है, जिस पथ से होकर चल रहा है उसी पथ को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इसलिए याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, इसलिए सारे बच्चे इसको क्लास को अच्छे से देखेंगे। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल है हमारे सामने। तीसरा नंबर सवाल कर रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखे। ये भी बहुत जरूरी है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है तथा इनके गुणों को लिखे, तो इनके गुण पता होगा तभी तो आप लिख पाओगे ना। देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है तो निम्नलिखित है। पहला गुण जो है, पहला हमारा गुण है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। और दूसरा गुण है, यहाँ पे बी हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा। दूसरा गुण है, कोई भी 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, और ये भी प्रश्न आगे दिया हुआ है। देखो, और तीसरा गुण है हमारा, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या करती है, व्यक्त करती है। बस इस 3 सा गुण लिखा गया, 3, इसको जरूर लिख देना। गुण पूछे 2-3 लिख दोगे। 2 नंबर का पूछा गया बच्चों तो उतना नहीं लिखना है। चलिए फोर्थ नंबर सवाल है कि विद्युत फ्लक्स क्या। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है बता दो आप लोग। अगर पूछे इसका मात्रक लिखे तो मात्रक भी मैं नीचे दे दिया हूं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, क्या विद्युत क्षेत्रफल क्या है, ये विद्युत क्षेत्र में किसी स्थित किसी क्षेत्रफल से अभी लंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो पहले लिखना है विद्युत क्षेत्र का मात्रक और गुना में कर देना है क्षेत्रफल का मात्रक। देखो, विद्युत क्षेत्र का हमारा मात्रक एक हमारा होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब, और क्षेत्रफल का मात्रक हमारा मीटर स्क्वायर होता है। ये सभी बच्चों को पता होगा, इसलिए हमारा एक मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम्ब मीटर स्क्वायर हो गया। और दूसरा मात्रक देखो, विद्युत क्षेत्र का अभी मैंने बताया था कि एक और मात्रक होता है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर इनवर्स लिख देना यहाँ पे, और उसके बाद गुना में मीटर स्क्वायर होबे करेगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक है। बराबर में यहाँ से एक माइनस करें, यानी कि वोल्ट मीटर हमारा ये भी होता है। यानी कि अगर पूछे विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, एक हमारा होता है न्यूटन
न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, दूसरा होता है वोल्ट मीटर। तो ऑब्जेक्टिव में भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए बच्चों इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट से। वैसे तो नोट्स जरूर बनाना, और हाँ, हमारे नंबर पे जो है उस नोट्स को भेजना, हम देखेंगे कौन से बच्चे हैं जो कितने अच्छे से सजा सजा के लिखते हैं, और ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इसको भी आप लोग लिख देना उस नोट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 5वां नंबर सवाल है। देखो 5वां नंबर सवाल है और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो ये भी लिख लीजिएगा। अगला है 5वां नंबर सवाल, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से आप लोग क्या समझते हो? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखो, इसका परिभाषा देखो कितना आसान सा भाषा में दिया गया। विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखो विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि P बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, गुणनफल है, तो P बराबर हमारा क्या होगा? Q इंटू एल होता है। देखो यहाँ पे यही बात समझाया गया है, Q इंटू एल होगा। और देखो Q हमारा चार्ज है, तो चार्ज का हमारा क्या होता है? कूलम होता है, और लंबाई में मीटर है तो गुना में मीटर लिख लो, यानी कि कूलम इंटू मीटर होता है। इसका मात्रक की बात कर ले, देख लो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, और इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? कूलम मीटर होता है। बस इतना सा लिख दोगे तो आपको 2 नंबर मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए बच्चों सजा के लिखोगे, प्रॉपर लिखोगे, तभी आपको जो है एग्जामिनर की नजर में लगेगा कि नहीं बच्चा तो कुछ पढ़ा लिखा है। इसलिए अच्छे से लिखना है, सजा के लिखना है। ओके जी, चलिए समझ आया आप लोगों को? बताते भी चलना, अगर जहां समझ ना आए आप लोग कमेंट करके पूछना, हम आपका रिप्लाई देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 6 नंबर सवाल है कि विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? विद्युत विभव किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। बस देखो कितना आसान सा भाषा में लिखा गया है। विद्युत विभव इसे हम लोग V के द्वारा डिनोट करते हैं, यानी कि V से सूचित करते हैं। विद्युत विभव क्या है? तो एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है बच्चों? एक अदिश राशि है। विद्युत विभव को हम लोग V के द्वारा डिनोट करते हैं, यानी कि V बराबर हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे लिखा भी गया है, देखो लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ पे देखो दिया गया है कि V बराबर W अपॉन Q होता है। W हमारा कौन सा होगा? W वाट का जूल हो जाएगा, और चार्ज का कूलम यानी कि जूल प्रति कूलम भी मात्रक होता है, यानी कि 1 वोल्ट बराबर पूछे तो 1 जूल पर कूलम होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऐसे करके आपके बोर्ड एग्जाम में दे देता है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो याद रखोगे 1 जूल पर कूलम होता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 7 नंबर सवाल है आपके सामने। 7 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ये, और ये रहा 7 नंबर सवाल। और क्लास के बाद इसका भी पीडीएफ आपको जो है हमारे नंबर पे मैसेज करिएगा, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके जी, वो ही बच्चे को पीडीएफ मिलेगा जो इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व होता है कि आपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने में आप मेरी मदद करो। देखो 7 नंबर सवाल कर रहा है, समविभवी तल क्या है? समविभवी तल क्या होता है बता दो आप लोग। समविभवी तल क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल एक ऐसा तल है जिसके सभी बिंदुओं पर क्या होता है? विद्युत विभव का मान समान होता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल एक ऐसा तल है जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है। समविभवी तल प्रत्येक बिंदु पर जो होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है। बस इतना लिख देना है बच्चों, 2 नंबर आपका नहीं काट सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी दिया गया, कहीं आ जाए तो छोड़ के नहीं आना। हाँ बच्चों, लेकिन याद जरूर करना। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रतिरोधकता या फिर इसको विशिष्ट प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। देखो प्रतिरोधकता क्या कहता है? प्रतिरोधकता किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं बच्चों, अभी हमने बताया था। देखो इसका जो मात्रक निकाले तो R बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, R बराबर रो एल बटा में ए होता है। बस यही हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद अगर हम इसका रो निकालना चाहे तो आर ए गुना एल होता है, या फिर आर गुना एल बटा में ए, यही लिख सकते हो आप लोग। देखो आर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का मात्रक हमारा क्या होता है? ओम होता है। लंबाई है तो क्या होगा? मीटर हो जाएगा, तो गुना में हम लोग मीटर को लिख सकते हैं। और कौन सा एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लो 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ पे क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आर ए बटा में एल होता है। बच्चा पार्टी रुको, 1 मीटर आर बराबर
बराबर क्या होता है, आर बराबर रो एल बटा में क्या होता है, ए होता है। अगर हम रो निकाले, रो बराबर हमारा क्या होता है, आर गुना ए बटा में क्या होता है, एल होता है। यही है, तो आर रेजिस्टेंस का हमारा ओम होता है, तो ओम लिख लेंगे, और एरिया है तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे, अब बटा में मीटर हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर गया, यानी कि 1 मीटर से 1 मीटर कौन सा, ओम मीटर हमारा फाइनली बच गया था। देखो यहाँ पे मात्रक में भी ओम मीटर ही लिखा गया है, तो बच्चों घबराने वाली बात नहीं है, अच्छे से देखते चलना है क्लास को, और लास्ट में बताना कि आपको पहले से इसमें कितना सब्जेक्टिव था कि याद था, और इसका नोट्स बना लेना। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 9 नंबर सवाल है बच्चों, ये रहा आपके सामने, विद्युत आवेश क्या है। आप लोगों का बहुत ही डिमांड था कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कब लाओगे, खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हो आप, लेकिन बच्चों हमें भी ध्यान था कि बच्चों का डिमांड है, सब चीज पढ़ाते चलना है ताकि बच्चों का अच्छा मार्क्स आए, और बच्चे के माता पिता जो चाहते हैं कि मेरा बेटा इतना मार्क्स लाए, मेरी बेटी इतना मार्क्स लाए, तो मैं चाहता हूं कि आपकी उसमें मैं मदद कर सकूं। तो बच्चों आप लोग हमारे साथ जुड़ के तैयारी जरूर करना। देखो 9 नंबर सवाल है, विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश क्या होता है, इसके गुणों को लिखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो विद्युत आवेश क्या होता है, पहले उसको लिखना है, तो आप लोग को एग्जाम में कैसे लिखना है मैं बता दूं। देखो यहाँ पूछा गया विद्युत आवेश क्या होता है, तो पहले आप लिखना विद्युत, ऐसे करके विद्युत आवेश, पहले क्या लिखना है, विद्युत आवेश लिख देना, उसके बाद ऐसे नीचे में एक हेडलाइन देना, उसके बाद ऐसे लिखना, फिर लिखना लगेगा एग्जामिनर को भाई सजा के लिखा है तो नंबर तो देना पड़ेगा, तो विद्युत आवेश ऐसे लिख देना। उसके बाद लिखना विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होती है। विद्युत आवेश उत्पन्न होते, बस यही तक लिखना है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है और इसका मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। ये सभी बच्चे को पता है कि विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। ओके जी, और इसका गुण पूछे, विद्युत आवेश के गुण देखो यहाँ पे है, आवेश योगात्मक होते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं, और भी लिख लो आवेश का क्वांटमीकरण होता है। बस 3 लिख दोगे या फिर 2 भी लिखोगे तो चलेगा, इसलिए इसको जरूर लिख के आना। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। 10 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने। 10 नंबर सवाल है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, बता दो आप लोग। अगर दूसरा कोई डिफिनेशन याद हो तो आप लोग चैट सेक्शन में लगाते भी चलना बच्चों। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत देखो, किसी विलगित निकाय के भीतर का कुल आवेश क्या होता है, स्थिर रहता है, और इसे आवेश संरक्षण का हम लोग सिद्धांत कहा जाता है, कहते हैं। देखो अतः साधारणतया ना तो आवेश की सृष्टि की जा सकती है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, यानी कि हम लोग ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे हम लोग नष्ट कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं, बस इतना ही लिखना है और आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है आपके सामने। 11 नंबर सवाल कह रहा है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों, बता दो। देखो 2 लाइन में इसका आंसर है, एक ये है और ये है। यदि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती, देखो यही क्वेश्चन यहाँ उतार दिया गया है, तो उस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। अतः उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होती, जो कि असंभव है, असंभव है। तो ऑप्शन नहीं भाई, ऑब्जेक्टिव ज्यादा पढ़ा दिए है ना, तो ऑप्शन मुंह में आ जाता है, तो इसको अच्छे से लिख भी लेना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल कर रहा है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, या फिर आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखो एक लाइन में आंसर है, किसी आवेशित वस्तु पर स्थित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस n ही होता है। ये n क्या है, तो हमारा एक नंबर है। n क्या है बच्चों, नंबर है, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 ऐसे करके हो सकता है, अनंत तक हो सकता है। उसके बाद कभी एक बात और याद रखिएगा, ये n जो है, ये नंबर प्राकृतिक संख्या जो है, ये कभी में जैसे 1.5 नहीं हो सकता, 2.5 ऐसे करके नहीं होता है, ये सीधे होता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके होता है। ये कभी भी पॉइंट में नहीं होता कि 0.5 हो गया, ऐसे नहीं होता बच्चों, इसलिए याद रखिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। एक बार प्रश्न आया था कि संबंध Q बराबर, एक बार आप ऑब्जेक्टिव में आया था कि संबंध Q बराबर एनी में, संबंध Q बराबर एनी में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। जैसे मानो मैं ऑप्शन में दे रहा हूं 2 हुआ, ऑप्शन ए में कौन सा 2 हो गया, ऑप्शन बी में कौन सा होगा 4 होगा, और सी में दे रहे हैं 2.5, और ऑप्शन नंबर डी में दे रहे हैं 8। अब बता दो निम्नलिखित में कौन सा है जो n का मान संभव नहीं है। आपके ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये मैं पूछ रहा हूं, बता दो निम्नलिखित में कौन सा है जो n का मान संभव नहीं है। 2 होगा, 4 होगा, 2.5 या फिर 8। तो मैंने बताया कि ये कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता, ये 2.5 क्या होगा, ये n का
का मान संभव नहीं है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बच्चों सब्जेक्टिव के क्लास में भी हम लोग ऑब्जेक्टिव को करते जा रहे हैं, देखो कितना अच्छा बात है। देखो अब देखो ये क्या करे, आवेश के क्वांटिमीकरण से आप क्या समझते हैं, किसी आवेशित वस्तु पर स्थित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। संबंध बराबर Q बराबर N, N एक हमारा नंबर है 1 2 3 वाला, और E क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। ये तो सभी बच्चे को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और आपका 2 मार्क्स यहाँ से क्या हुआ, 2 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, बस इतना को लिख देना है। इतना ऐसे सजा के लिखोगे तभी ना अच्छा मार्क्स मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, 13 नंबर सवाल है, नीला और पीला रंगों के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का मान लिखिए। ये भी प्रश्न देखो ऑब्जेक्टिव वाला सब्जेक्टिव में पूछ दिया गया था आपके बोर्ड एग्जाम में, तो नीला और पीला रंगों के लिए पूछा है, तो हम जो है आपको पूरे रंगों का ही बता देते हैं, जो पूछे वो लगा के चले आना। हमने बताया था, ट्रिक बताया था बच्चों कि बीबी रोए जीबी, बीबी किसके लिए रो रही है, जीबी के लिए, बीबी रोए जीबी, बस इतना लिखना है। उसके बाद 0 लिखना है, 1 2 3 4 होगा, 5 होगा, 6 हो जाएगा। देखो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ब्लैक है, ये क्या है, तो यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, कॉपी में लिखने में आसान होगा, ये भी लिखना कॉपी में। ये क्या है, तो ब्राउन है, यहाँ पे ब्राउन है, छोटा छोटा लिख देते हैं। उसके बाद ये क्या है बच्चों, ये हमारा रेड है, ये क्या है, रेड है, और ये क्या है, ऑरेंज है, ऑरेंज, यहाँ पे ORG लिख देते हैं। उसके बाद ये क्या है, येलो है, क्या है बच्चों, येलो है। उसके बाद ये क्या है, तो ग्रीन है, क्या है, ग्रीन है। और ये है हमारा ब्लू, बस इतना लिखना है। अब देखो किसके लिए पूछा गया, नीला, नीला किसका अंग्रेजी होता है, कौन सा होगा, ब्लू मतलब नीला होता है ना, तो मतलब ब्लू के लिए हमारा क्या होगा, 6 हो जाएगा। ब्लू के लिए यहाँ पे 6, देखो नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है, 6 होता है। और उसके बाद पूछा गया पीला यानी कि येलो, और येलो के लिए देख सकते हो यहाँ पे हमारा 4 दिया गया है, और येलो के लिए यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 4 दे दिया गया है। बच्चों अगर ब्लैक के लिए पूछे 0 होता है, ब्राउन के लिए पूछे 1 होता है, रेड के लिए 2 होता है, ऑरेंज के लिए 3 होता है, येलो के लिए 4 होता है, ग्रीन के लिए 5 होता है, और ब्लू के लिए 6 होता है। बस इतना को लिख के आना है आप लोगों को। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल ये रहा, विभव मापी के 2 उपयोगों को लिखे। विभव मापी के 2 उपयोग क्या है, तो निम्नलिखित है, जो कि यहाँ है। देखो एक है विभव मापी के मदद से किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, ये तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया, किसी सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है, वो विभव मापी के द्वारा मापा जाता है। और दूसरा है इसके मदद से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान भी ज्ञात किया जा सकता है, तो इसको भी लिख देंगे हम लोग। मात्र 2 को पूछा गया था और 2 को आपके सामने है, लिख देना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगला प्रश्न होगा 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है, शक्ति गुणांक क्या होता है, व्हाट इज पावर फैक्टर, क्या होता है शक्ति गुणांक। देख लो, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक परिपथ की यथार्थ माध्य शक्ति और आभासी माध्य शक्ति का अनुपात होता है। बस इतना को लिख दोगे बच्चों, बस याद रखिएगा आप लोग, ओके जी। इसका टेस्ट भी लेंगे कुछ दिन के बाद, इसलिए भूलना नहीं है, याद करके रखना। चलिए 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर सवाल का संधारित्र क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। संधारित्र क्या है और यह कितने प्रकार का होता है बच्चों, तो देख लो, संधारित्र है वह प्रबंध जिससे चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता कृत्रिम से बढ़ाई जाती है, वो संधारित्र कहलाता है। देखो क्या कर रहा है, वह प्रबंध जिससे चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। और संधारित्र हमारा क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला है समांतर पट्टिका संधारित्र, दूसरा है गोलीय संधारित्र, और तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। मैं पूछ रहा हूं संधारित्र कितने प्रकार का होता है बच्चों, 3 प्रकार का, समांतर पट्टिका संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। याद रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि संधारित्र कितने प्रकार का होता है, तो आप लगा दो, चैट सेक्शन में 3 होता है। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं। 17 नंबर सवाल कह रहा है, क्या करे, देखो लोरेंज बल क्या होता है। लोरेंज बल जो होता है वो क्या होता है, तो लोरेंज बल जो हमारा होता है बच्चों, वो क्या होता है, लिख देना है। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को क्या कहते हैं, लोरेंज बल कहते हैं। देख लो, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को क्या कहते हैं, लोरेंज बल कहते हैं। और यहाँ पे वही लिखा गया है, F बराबर Q इंटू ई प्लस भी, वेक्टर लगा हुआ है, गुना में B लिख देना। और इसको लिखना बहुत ही जरूरी है, तभी अगर इसको भी लिख देते हो ना, तो समझ जाएगा कि बच्चा लोरेंज फोर्स ही लिखा है, तो इसको जरूर लिखना आप लोग। प्रॉपर नंबर चाहिए तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने, देखो
चालक, अचालक, अर्धचालक तथा अति चालकता क्या है? बता दो आप लोग। चालक है ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, उसे चालक कहते हैं। और चांदी सबसे श्रेष्ठ चालक है। ताप बढ़ने पर चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ जाती है। और अचालक है ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। अधिक होने वाला उसे क्या कहते हैं? अचालक या फिर विद्युत रोधी कहते हैं। और अर्धचालक मतलब दोनों के बीच में जो ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होती है, उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। चालक के और अचालक के बीच है उसे हम लोग अर्धचालक कह देते हैं। और ये अति चालक जो है, जब प्रतिरोधकता शून्य हो जावे तब चालकता अनंत हो जाती है, और तब ऐसे पदार्थ क्या कहलाता है? अति चालक कहलाता है। बस इतना को लिख देना। ये 2 नंबर के लिए भी हो सकता है और 5 नंबर के लिए भी हो सकता है। 5 नंबर में लिखा तो ये डिटेल में थोड़ा लिखना पड़ेगा, ऐसे में 5 नंबर कैसे दे देगा आपको। चलिए 19 नंबर सवाल है। 5 नंबर वाला सवाल भी बहुत जल्द हम आपके लिए लाने वाले हैं। ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो एक बार स्क्रीनशॉट तो बनता है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है किरचॉफ के नियम को लिखे। किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के नियम को लिखे पूछे तो पहला नियम हमारा कहता है कि चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाले विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यानी कि समेशन आई बराबर क्या होता है? समेशन आई बराबर शून्य होता है। बस यही क्या है? हमारा किरचॉफ का पहला नियम है। और यह जो होता है ये किसके नियम पर आधारित? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। पहला नियम आवेश संरक्षण और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण। देखो दूसरा नियम है आपके सामने, देखो किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और इसका जो है आपको समीकरण लिखना भी बहुत जरूरी है, और समीकरण कुछ नीचे में दिया गया है। समीकरण ये रहा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लिख लेना, इसको तो लिखना जरूरी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा लास्ट सवाल है कि नेत्र के समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? आंख के समंजन क्षमता से आप लोग क्या समझते हैं? बता दो। तो बड़ा ही आसान सा है, हमारे साथ गुनगुना लो। आंख की वह क्षमता, आंख बोलो या फिर नेत्र बोलो, बात तो एक ही है। आंख की वह क्षमता जिसके कारण आंख अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक करके वस्तुओं का प्रतिबिंब कहां बनाती है? रेटिना पर। और आपसे एक प्रश्न है, बता दो रेटिना पर जो बनता है, हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वो हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो बता दो रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? बता, किसी बच्चे को पता है तो बता दो एक बार चैट सेक्शन में। रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? ओके बता दो फटाफट से चैट सेक्शन में। तो मैं बता दूं, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा वास्तविक और उल्टा बनता है। अब बोलोगे सर उल्टा कहां दिखाई देता है? हमें तो सीधा दिखाई देता है। वो आपका क्या है? सिलियरी मांसपेशी जो होता है वो आपका क्या है? मस्तिष्क जो है उसको सीधा करके दिखाई, मतलब सीधा करके दिखाता है, जिससे कि हम लोगों को कोई भी चीज सीधा दिखाई पड़ता है। बस यही कारण है। ओके जी। तो नेत्र की आंख की वह क्षमता जिसके कारण आंख अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक करके वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है, नेत्र की समंजन क्षमता या फिर आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। बस इतना को लिख देना बच्चों, और आपका नंबर जो है फिक्स हो जाएगा। इस 20 सब्जेक्टिव से मैं आशा करता हूं कि कम से कम 5 से 6 सब्जेक्टिव तो यहीं से रहने वाला है बच्चों, इसलिए इसको जरूर अच्छे से याद कर लेना, इस 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन को। ओके चलिए बच्चा पार्टी, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, कमेंट जरूर करना। बच्चा पार्टी आप लोग कमेंट नहीं करते तो ये गलत बात है। ओके जी। तो क्लास को आप लोग लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चों।